आइए सुनते हैं आज की कहानी सास का अत्याचार। एक बार की बात है, एक गांव में सुमन नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे। पहले उनके घर की स्थिति ऐसी नहीं थी। सुमन के पिता रमेश पहले साड़ियां बेचा करते थे। पहले उनका व्यवसाय काफी अच्छा चल रहा था। इसके बाद रमेश ने अपना यह व्यवसाय बंद कर दिया था क्योंकि उसे उसमें काफी ज्यादा नुकसान होने लगा था। फिर वो मेहनत मजदूरी का काम करने लगा था। कुछ समय से उन्हें बिल्कुल भी मुनाफा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उनके घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी। सुमन एक पढ़ी लिखी लड़की थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। रमेश सुमन को आगे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बनाना चाहता था, परंतु उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से सुमन को अपने आगे की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। रमेश सुमन के लिए एक लड़का ढूंढ रहा था, परंतु काफी कोशिशों के बाद भी उसका विवाह नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। जितने भी रिश्ते वाले सुमन को देखने आए, उन्होंने हमेशा उनसे दहेज की मांग की। सुमन के माता पिता गरीब होने के कारण दहेज नहीं दे सकते थे, इसलिए सुमन को सभी लड़के वाले रिश्ते के लिए मना कर देते थे। इसी वजह से सुमन के माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगे थे। तब सुमन के पिता रमेश अपनी पत्नी सुधा से कहते हैं कि भाग्यवान, अब हम क्या करेंगे? हमारी बेटी का तो विवाह हो ही नहीं पा रहा है। हमारे कर्मों की सजा भला हमारी बेटी को क्यों मिल रही है? तब सुधा कहती है कि आप सही कहते हैं, मुझे भी अब सुमन की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी है। हम उसके माँ बाप होकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे गांव में सुमन से छोटी उम्र की जितनी भी लड़कियां हैं, अब तो उनका भी विवाह हो चुका है। हमारी सुमन तो इतनी पढ़ी लिखी भी है, उसके बावजूद भी उसका विवाह नहीं हो पा रहा है। ये सब केवल हमारी वजह से ही हो रहा है। हमारे कारण ही सुमन को इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। तब सुमन दरवाजे के पीछे खड़ी होकर अपने माता पिता की ये सब बातें सुन लेती है। फिर वो वहां पर आकर उनसे कहती है कि माँ पिताजी, आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला इन सब में आप दोनों का क्या दोष? जो कुछ भी हो रहा है इसमें आप दोनों का कोई दोष नहीं है। कृपया करके आप ऐसी बातें मत कीजिए। मेरे जीवन में जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, और हर काम का एक निश्चित समय होता है। समय से पहले कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, और मुझे समय पर वो सब मिलेगा जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। इसलिए आप दोनों भगवान पर भरोसा रखें और ज्यादा चिंता मत कीजिए। आज के बाद आप अपने बारे में ऐसा मत कहना। सुमन अपने माता पिता को समझाती है। उसके बाद वे दोनों उसकी बातें मान लेते हैं। उसके कुछ दिन बाद जब रमेश अपने काम पर जा रहा था, तब उसे उसका एक पुराना मित्र सेठ धनीराम मिल जाता है। जब धनीराम रमेश को देखकर उसे पहचान लेता है और उससे कहता है कि और भाई रमेश, कैसे हो तुम? तुम तो मुझे बिल्कुल भी भूल गए हो। तब रमेश भी धनीराम को पहचान लेता है और उससे कहता है कि नहीं भाई, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं भला। वो तो बस परिस्थितियां ही कुछ अलग हो गई हैं, इसलिए। फिर धनीराम कहता है कि क्या बात है रमेश, तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? उसके बाद रमेश अपना सारा हाल धनीराम को बता देता है। तब धनीराम रमेश की ये बात सुनता है तो उसे रमेश के लिए बहुत ज्यादा चिंता होती है। तब धनीराम रमेश से कहता है कि तुम चिंता मत करो, सुमन एक बहुत ही अच्छी लड़की है। जिस घर में भी सुमन जाएगी उस घर के भाग्य खुल जाएंगे। फिर धनीराम आगे कहता है कि अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो तुम मेरे बेटे का विवाह अपनी बेटी से करवा दो। तब रमेश हैरान हो जाता है और धनीराम से कहता है कि तुम्हें तो हमारी स्थिति का पता ही है। हमारे घर की आर्थिक स्थिति इस समय अच्छी नहीं है, और ना ही हम तुम्हें कोई दहेज दे सकते हैं। तब धनीराम कहता है कि नहीं मित्र, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? सुमन तो इतनी प्यारी बच्ची है और वो बहुत ही संस्कारी है। वो हमारे घर की बहू बनेगी तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? तुम चिंता मत करो, हमें तुमसे कोई दहेज नहीं चाहिए। अगर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है तो क्या मैं इस रिश्ते को पक्का समझूं? धनीराम की ये सब बातें सुनकर रमेश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो धनीराम से कहता है कि ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। उसके बाद धनीराम और रमेश दोनों अपने घर चले जाते हैं और घर जाकर वे इस बारे में अपनी पत्नियों को बता देते हैं। एक तरफ रमेश और सुधा अपनी बेटी सुमन के रिश्ते से बहुत ज्यादा खुश थे। उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि आखिरकार उनकी बेटी सुमन का रिश्ता तय हो ही गया, और वो भी इतने अच्छे घर में।
परंतु वहीं दूसरी तरफ धनीराम की पत्नी विमला इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। विमला चाहती थी कि उसके बेटे रवि का रिश्ता किसी अमीर घर में हो। वो इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ होती है। वो धनीराम को भी भड़काने की बहुत कोशिश करती है, परंतु वो उसकी एक बात भी नहीं मानता और वो विमला से कहता है कि अगर उनके बेटे रवि का विवाह होगा तो केवल सुमन से ही होगा और ये उसका आखिरी फैसला है। जिस पर विमला बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और वो निर्णय लेती है कि वो कभी भी सुमन को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। उसके बाद सुमन और रवि का विवाह हो जाता है। सुमन बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो सभी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। वो सभी को स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती और सबकी सेहत का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। रवि और धनीराम भी सुमन के आने से काफी खुश थे। धनीराम सुमन को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानता था और कभी भी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। सुमन को पढ़ाई लिखाई का बहुत ही शौक था, इसलिए धनीराम सुमन को आगे पढ़ाने का निर्णय लेता है। रवि भी सुमन की पढ़ाई में सहायता किया करता था। ये सब देखकर विमला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सोचती थी कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिसकी वजह से वो सुमन को इस घर से हमेशा के लिए बाहर निकाल सके। धनीराम का व्यापार शहर में था, इसलिए उसे हर थोड़े समय में शहर में जाकर अपना कामकाज संभालना पड़ता था। एक बार की बात है, जब धनीराम को अपने काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा, तब विमला को सुमन को परेशान करने का बहुत ही अच्छा मौका मिल गया था। विमला बाकी सभी के सामने सुमन से बहुत ही अच्छा व्यवहार करती थी। जैसे ही धनीराम अपने काम के सिलसिले में शहर गया और रवि जब हर रोज अपने काम पर जाता था, तब विमला सुमन के साथ बुरा व्यवहार करने लगती है। वो सुमन को हर छोटी छोटी बात पर डांटने लगती है। पहले तो सुमन सोचती थी कि शायद सुमन से ही कुछ गलतियां होती हैं, इसलिए विमला उसे डांट रही है, परंतु समय के साथ साथ विमला की क्रूरता कुछ ज्यादा ही बढ़ती जाती है। एक दिन सुमन जब छत पर कपड़े सुखाने गई थी, तब विमला सुमन को आवाज लगा रही थी, परंतु सुमन को आवाज सुनाई नहीं दी। जब सुमन कपड़े सुखाकर वापस नीचे आती है, तब विमला अत्यधिक गुस्से में सुमन से कहती है कि अरे ओ, तेरे को सुनाई नहीं देता? मैं जब से चिल्ला चिल्ला कर तुझे पुकार रही हूं। तब सुमन कहती है कि माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में सुनाई नहीं दिया, मैं ऊपर छत पर कपड़े सुखा रही थी। तब विमला कहती है कि मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब अच्छे से जानती हूँ। फिर सुमन कहती है कि नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप ऐसा क्यों कहती हैं? मैं छत पर थी, मुझे सच में सुनाई नहीं दिया। इस पर विमला कहती है कि अब तू मुझसे जबान भी लड़ाने लगी है, रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। इसके बाद विमला सुमन पर हाथ उठा देती है, परंतु सुमन तब भी कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहां से चली जाती है। जब शाम को रवि वापस घर आता है, तब वो सुमन से उसका उदास होने का कारण पूछता है, तो सुमन उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि बस कुछ नहीं, मेरे सिर में थोड़ा दर्द है, इसलिए ऐसा हो रहा है। उस दिन के बाद से विमला इसी बात का बहुत ज्यादा फायदा उठाने लगती है। उसके अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। सुमन भी चुपचाप विमला के सभी अत्याचार सहती थी। उसने कभी भी विमला के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा था, परंतु एक दिन तो विमला ने हद ही पार कर दी। एक दिन की बात है, जब रवि को किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर जाना था, तब विमला सोचती है कि ये सबसे अच्छा मौका है, मुझे इससे ज्यादा अच्छा मौका नहीं मिलेगा इसे घर से बाहर निकालने का। उस दिन सुमन बाकी दिनों की तरह घर का काम कर रही थी। तब विमला सुमन के पास जाकर उसे बेवजह डांटने लगती है। उसके बाद विमला बेवजह ही सुमन को बहुत मारने लगती है। तब सुमन विमला से कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? फिर विमला सुमन से कहती है कि तू तो एक गरीब घर से आई है और तू मेरे बेटे के बिल्कुल भी लायक नहीं है। मैं तुझसे हमेशा से ही नफरत करती थी, मैंने तुझे कभी भी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया है। तू इस घर की बहू बनने लायक ही नहीं है, तू हमारे घर से चली जा। उसके बाद सुमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तब वो विमला से कहती है कि बस माँ जी, अब बहुत हुआ, मैं एक गरीब घर से आई हूं, केवल इसी कारण आप मेरे साथ इतना ज्यादा बुरा व्यवहार नहीं कर सकती। मैंने हमेशा आपकी सभी बातें मानी और आपकी हमेशा इज्जत की, परंतु आपने हमेशा मेरे साथ इतना ज्यादा बुरा व्यवहार किया है, मैं अब ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके बाद विमला भी गुस्से में सुमन से कहती है कि तू अब यहां से चली जा,
मैं अब तुझे इस घर में एक पल भी नहीं देखना चाहती। तब सुमन कहती है कि ठीक है माँ जी, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। अगर आप मुझे यहां देखना नहीं चाहती तो मैं भी अब इस घर में इस तरीके से और नहीं रह सकती। उसके बाद सुमन वहां से चली जाती है और वो वापस अपने मायके आ जाती है। फिर वो सारी बातें अपने पिता को बता देती है। तब रमेश सुमन से कहता है कि मैं अभी जाकर उनसे बात करके आता हूं। तब सुमन रमेश को ऐसा करने से मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ सुमन के वापस जाने से विमला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसके कुछ दिन बाद जब रवि और धनीराम शहर से वापस आते हैं तब वो विमला से पूछते हैं कि सुमन कहां पर है। तभी विमला कहती है कि वो यहां पर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो वापस अपने घर चली गई है। विमला रवि और धनीराम को सुमन के खिलाफ भड़काने की बहुत कोशिश करती है, परंतु उन दोनों को विमला की एक भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे कहते हैं कि उन्हें सुमन पर पूरा विश्वास है कि सुमन कभी भी कुछ गलत कर ही नहीं सकती है। उसके बाद धनीराम और रवि सुमन के घर जाकर उससे बातें करने का निर्णय लेते हैं और फिर वे दोनों सुमन के घर पहुंच जाते हैं। जब रमेश उन दोनों को देखता है तब वो बहुत क्रोधित हो जाता है और उन्हें सारी बातें बता देता है। जब धनीराम और रवि ये बात सुनते हैं तो उन दोनों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। फिर धनीराम सुमन से कहता है कि बेटा, तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तब सुमन कहती है कि पिताजी, मैं नहीं चाहती थी कि आप माँ जी के बारे में कुछ भी गलत सोचें, परंतु उनके अत्याचार बहुत ही बढ़ने लगे थे। फिर मैंने एक बार सोचा था कि मैं आपको सब सच बता दूं, परंतु मुझे लगा कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। तब धनीराम कहता है कि नहीं बेटा, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। तुम बिल्कुल मेरी बेटी की तरह हो। मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती। उसके बाद धनीराम और रवि विमला के किए के लिए सुमन तथा उसके माता पिता से माफी मांगने लगते हैं, परंतु सुमन उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है। उसके बाद धनीराम और रवि सुमन को वापस अपने घर ले आते हैं। जब विमला उन दोनों के साथ सुमन को वापस आता देखती है और साथ ही ये देखती है कि धनीराम बहुत ही ज्यादा क्रोधित है, तब वो सब समझ जाती है कि धनीराम को सारी सच्चाई पता चल चुकी है। उसके बाद विमला रोने का नाटक करने लगती है, परंतु धनीराम विमला को इस बार क्षमा नहीं करता और उसे घर से निकल जाने को कहता है। उसके बाद विमला बहुत ज्यादा डर जाती है और धनीराम से अपने किए की माफी मांगने लगती है और कहती है कि वो आज के बाद दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगी, परंतु धनीराम विमला की एक भी बात नहीं सुनता। तब सुमन धनीराम को ऐसा करने के लिए मना कर देती है और कहती है कि वो माँ जी को माफ कर दें। सुमन विमला का पक्ष लेती है, जिसे देखकर विमला बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। फिर उसे सच में अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सोचती है कि उसने तो सुमन के साथ हमेशा इतना गलत किया, परंतु सुमन ने उसके बारे में कभी भी किसी को कुछ नहीं कहा और इतना सब कुछ होने के बाद भी आज वो फिर से उसी का ही पक्ष ले रही है। उसके बाद विमला सुमन से अपने किए की क्षमा मांगने लगती है। तब धनीराम समझ जाता है कि विमला को सच में अपनी गलती का एहसास हो चुका है। फिर वो वापस विमला को वहीं रहने की इजाजत दे देता है। उसके बाद से विमला के स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है और वो हमेशा सुमन के साथ अच्छा व्यवहार करती थी और उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही रखती थी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करने चाहिए। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो हमें भेजें और कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके सुझाव से हम और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए सदैव स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहिए।